हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो अपने एमपीपीएनएसटी के जो पेपर सॉल्यूशन की एक जो सीरीज चल रही थी, तीनों सब पार्टों बना करके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आज मैं आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेके आया हूं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थर्ड। इसके रिगार्डिंग अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों अपने 5 चैप्टर है, उनके जो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो अपने 2019 वाले एंट्रेंस में पूछे गए थे, उनका आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक में किस तरह से रिएक्शन अपने से पूछ रहा है और मोस्ट प्रोबेबल बच्चों किस तरह से वो आगे आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बच्चों मतलब ये है कि पिछले वर्षों के पेपरों का डिटेल में एनालिसिस करना, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझना और ये जानना कि आने वाले एग्जामों में अपन से और किस तरह से क्वेश्चन बच्चों पुटअप हो सकते हैं। इस तरह से अपन लोग जो है आराम से इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी बातों के साथ बच्चों आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूं और आज का अपना जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। ये बच्चों अपने पास आज का पहला क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल सिस्टम दैट इज नॉन एरोमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रणाली है जो नॉन एरोमेटिक की भांति व्यवहार करेगी। तो बच्चों अपन को पता है कि एरोमेटिक होने के लिए मेरे पास जो आवश्यक शर्त है स्टूडेंट्स वो क्या रहती है। सर एरोमेटिक होने के लिए आपके पास जो आवश्यक शर्त है वो पहली है कि प्लेनर मॉलिक्यूल रहना चाहिए, मेरा समतलीय मॉलिक्यूल रहना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या है सर, इसमें कार्बन का जो है सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहना चाहिए। और थर्ड है सर कि ये हकल का रूल फॉलो करें। किसका रूल फॉलो करें बच्चों? हकल का रूल जो है मेरा फॉलो करें। वो कैसा रूल होता है सर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह का रूल वो फॉलो करना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इसमें बच्चों अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और बच्चों अपने पास हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉन मेरे किसी भी सिस्टम में अवेलेबल है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो एरोमेटिक की भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सर n की वैल्यू जो हो जाएगी अपने पास स्टूडेंट्स वो n बराबर बच्चों 0, 1 और 2, इस तरह से मेरी n की वैल्यू होती है। यदि मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो यहाँ पर क्या है सर, ये मेरा प्लेनर भी है, ये बच्चों प्लेनर भी है, इसमें सर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है बच्चों। और ये सर मेरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कर रहा है, इसीलिए बच्चों किसकी भांति व्यवहार करेगा प्यारे विद्यार्थियों? सर ये एरोमेटिक की भांति व्यवहार करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा ये कि मेरा कौन सा है जो नॉन एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेगा। अब अपने पास ऑप्शन बच्चों बी है, तो बी भी वो सेम ही तो फॉलो कर रहा है, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए बच्चों ये भी मेरा एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला, इसमें भी बच्चों ये जो है मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यदि बात करूं तो यहाँ पर बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे डीलोकलाइज हो रहे हैं और अपन से यही तो पूछा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए और ये बच्चों मेरा एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से बच्चों ये सारी चीजें ये फॉलो कर रहा है। अब अपन को ये कहा गया है कि नेक्स्ट है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों ये वाला सिस्टम। इस वाले सिस्टम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चों 8 का कितना हो जाएगा सर? 8 का मेरा 16 पाई इलेक्ट्रॉन मेरा अवेलेबल है। जब प्यारे विद्यार्थियों 16 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो ये कैसा हो जाएगा सर? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n पाई बच्चों इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। और जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे तो उसको मैं क्या कहूंगा? एंटी एरोमेटिक कहूंगा, ना कि एरोमेटिक। तो अपन से यही तो पूछा है कि कौन सा मेरा एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। तो ये बच्चों एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और नीचे वाला बच्चों सी ऑप्शन जो है मेरा एंटी एरोमेटिक की भांति व्यवहार कर रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि नॉन एरोमेटिक है। ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड formed when ethanol is treated with drop of concentrate H2SO4 at 298 केल्विन। जब प्यारे विद्यार्थियों एथेनॉल को 298 केल्विन टेम्परेचर पर सांद्र H2SO4 की बूंदों के साथ उपचारित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मेरा निर्मित होगा? अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये क्या कह रहा है, इसने एथेनॉल दिया, एथेनॉल नहीं बच्चों ये एथेनेल है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मेरा कंपाउंड कंटेनिंग कर रहा है। यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एथेनॉल अपने पास एसिटाल्डिहाइड CH3 है प्यारे विद्यार्थियों, और सर CHO है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ?
सर ये रिएक्शन कर रहा है मेरे साथ प्यारे बच्चों कंसंट्रेट प्यारे विद्यार्थियों H2SO4 है और टेम्परेचर प्यारे विद्यार्थियों 298 केल्विन। और जब इस तरह कंडीशन दे दी जाए बच्चों तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रहता है बच्चों वो रहता है पैरा एल्डिहाइड। क्या रहता है प्यारे विद्यार्थियों? सर पैरा डिहाइड रहता है। इसका किस तरह से फॉर्मेशन रहता है बच्चों उसको भी यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो वो बच्चों इस तरह से मेरा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इस तरह की इसकी मोइटी होती है मेरे पास और ये बच्चों पैरा एल्डिहाइड रहता है। एक्चुअल में होगा क्या कि सर मेरे पास तीन जो है यहाँ पे CH3CHO आएंगे और ये कंसंट्रेट मेरा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और -3 मोल ऑफ H2 मेरा निकल जाएगा और ये साइक्लिक फॉर्म जो बनती है उसको पैरा एल्डिहाइड कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि ये बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है जो पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर पे संपन्न होती है और ये सबस्ट्रेट रहेगा मेरे पास और कंसंट्रेट H2SO4 की जगह कंसंट्रेट मेरा HCl भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों सिंपल रिएक्शन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसने टेम्परेचर का और कंसंट्रेट H2SO4 का जिक्र किया है तो मैं आप लोगों से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर मेरे पास वही बच्चों अब की बार एथेनेल है, वहां तो एथेनेल था, यहाँ पर एथेनॉल है और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों दो कंडीशन है आपको पता नहीं है। एक तो मेरे पास कंसंट्रेट है H2SO4 है और इस कंसंट्रेट H2SO4 की मुझे रिएक्शन करवानी है 413 केल्विन पे और दूसरा लेना है स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला कि कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे लेना है मुझे 473 केल्विन टेम्परेचर और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मुझे ये बताना है कि रिएक्शन जो है किस तरह से होगी किस तरह से नहीं होगी, कौन सा प्रोडक्ट किस कंडीशन में बनेगा, ये आप लोगों को बच्चों बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, आपको इसका आंसर अच्छे से बताना ही है कि जब मैं एथेनॉल की रिएक्शन इस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे कराऊं तो मेरा प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा ये आपको बच्चों बताना है कि यहाँ पर जो है इसकी क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास जिसको आसानी के साथ आप लोग कर लेना, वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कि निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे मजबूत अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। अब अपन को पता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एसिड का मुझे यदि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो उस एसिड में से मुझे क्या निकाल लेना है सर, एसिड में से H+ निकाल दीजिए, कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। अब कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उस बेस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि एसिड की एसिडिक नेचर जो है प्यारे विद्यार्थियों वो बच्चों समानुपाती रहती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो मैं प्रत्येक कोरेस्पॉन्डिंग एसिड के क्या बना लूं बच्चों सर, कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। तो पहले का क्या बनेगा बच्चों, पहले का सर बन जाएगा अपने पास CO नेगेटिव, दूसरे वाले का बनेगा स्टूडेंट्स Br है अपने पास और CH2COO नेगेटिव, थर्ड है अपने पास F है CH2COO नेगेटिव और फोर्थ वन है अपने पास स्टूडेंट Cl है CH2COO माइनस। इस तरह से अपने पास प्यारे विद्यार्थियों जो है चार अपने पास कॉन्जुगेट बेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चारों कॉन्जुगेट बेस दे रखे हैं। और यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों इसकी एसिडिक नेचर की तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस इसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा कोरेस्पॉन्डिंग मेरा एसिड उतना ही अच्छा एसिड की भांति व्यवहार करेगा। यदि मैं स्टेबिलिटी ऑफ प्यारे विद्यार्थियों ऑफ एनायन की बात करूं तो किसमें ज्यादा है सर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन सबसे ज्यादा जो रह जाएगी प्यारे विद्यार्थियों वो अपने पास रह जाएगी कौन से ऑप्शन में सर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के यहाँ पर ये -F का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आई का सर -I लग रहा है, इसका भी बच्चों -I और इसका सर -I लग रहा है। अब अपन को पता है कि -I का ऑर्डर क्या रहता है सर, -I का ऑर्डर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करा है। जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छे से खींचेगा और बच्चों मेरा क्या ज्यादा स्टेबल रहेगा सर, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी।
तो स्टेबिलिटी ऑफ एनएन की किसके समानुपाती रहती है? स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी प्यारे विद्यार्थियों उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यदि मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल या माइनस आई का ऑर्डर क्या रहेगा? माइनस आई का ऑर्डर अपने पास है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा है अपने पास एफ का, फिर है सीएल का, और फिर है बच्चों बीआर का, और सबसे लास्ट में आई आ जाएगा। तो वो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की भांति व्यवहार करेगा जिसके पास बच्चों एफ माइनस जुड़ा होगा, उसके बाद सीएल, और सबसे लास्ट में बच्चों बीआर आ जाएगा। तो यदि मैं ऑर्डर लिखने की प्रयास करूं बच्चों, यहाँ पर यदि मैं एसिडिक नेचर के ऑर्डर की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास सबसे ज्यादा आ जाए कौन सा? सर थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ नंबर, फिर है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरा 1 नंबर। इस तरह से मेरा ये ऑर्डर आप लोगों को अच्छे से पता होना ही चाहिए। इस तरह से एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है प्यारे विद्यार्थियों वो होना ही चाहिए, ताकि हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे ज्यादा 3 का आ जाएगा, फिर 4th का है, फिर 2 का है, और फिर 1 का हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बच्चों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अपन को चीजें पता होनी ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर जो मेरा थर्ड है प्यारे विद्यार्थियों वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास से अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक हेलो कंपाउंड, कि कार्बनिक यौगिक का मुझे आईयूपीएसी नेम बताना है। अब अपन को पता है कि इस तरह कंपाउंड को यदि मैं सिंपलीफाई मैनर में लिखने का प्रयास करूं बच्चों, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन, और इस कार्बन पे मेरा Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H है प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ पर H है। तो कितने कार्बन की चैन है? सर कार्बन एक ये रहा, एक ये और एक ये, अपने पास 4 कार्बन है प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 और 4। तो यदि मैं नंबरिंग करने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो अपने पास नंबरिंग आ जाएगी, 1 नंबर बच्चों ये पे आ जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो सर यहां से स्टार्ट क्यों नहीं बच्चों? तो अपन को पता है कि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग वहां से स्टार्ट रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी ग्रुप मेरा जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई। तो इसका नाम क्या रह जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 1 ब्रोमो में मेरे प्रतिस्थापी सबसे पहले आ जाएगा 1 ब्रोमो। कार्बन की चैन कितनी है? सर ब्यूट 2 इन आ जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों की 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन मेरा इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 1 ब्रोमो 2 ब्यूट इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अपन लोगों ने इसकी लंबी या लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट किया और ये समझा कि किस तरह से मेरे प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए थे। तो ब्रोमो एज ए प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट की बातें व्यवहार कर रहा है, और उसके दूसरे और तीसरे कार्बन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कि निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे मजबूत एसिड की भांति व्यवहार करेगा। तो अपन को पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एनएन बना लूंगा और ये समझूंगा कि किस में मेरा नेगेटिव आर सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो सबसे अच्छा एसिड की भांति व्यवहार करेगा। अब यदि अपन लोग इनके सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना ले तो किस तरह से व्यवहार करेंगे? यहां पर बना लेता हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, इधर पहले ऑप्शन जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा O नेगेटिव और NO2। दूसरा बन जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ O नेगेटिव और Cl, और यहां पे है बच्चों ये रहा मेरा O नेगेटिव और NO2, और थर्ड नंबर है अपने पास सबसे इधर है NO2। अब अपन को पता है कि वो एसिड सबसे अच्छा एसिड की भांति व्यवहार करेगा जो आसानी के साथ H+ त्यागे और कोरेस्पॉन्डिंग बनने वाला मेरा कॉन्जुगेट बेस सबसे अच्छा स्टेबल रहे, तो बच्चों उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे शानदार होगी, जिसको कि अपन लोगों ने हेलोजन वाले कॉन्सेप्ट में उनका अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया था। अब यहाँ पे है क्या, मैंने क्या बोल रहा हूँ, एसिड वो होता है जो H+ त्यागे, H+ को डोनेट करे,
लेकिन मजेदार बात ये है बच्चों कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसको मैं क्या कहूंगा? सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। और जब बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है तो H+ आसानी से नहीं त्याग पाएगा। जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की मैंने एसिडिटी चेक की तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से प्यारे विद्यार्थियों इसका क्या लगेगा? सर इसका -m लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको मोर स्टेबल बनाना चाहिए था। यहाँ पर -m तो है लेकिन दूर है थोड़ा, लेकिन ये तो ऑर्थो पोजिशन पे था, इसलिए इसका ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन बच्चों यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये H+ जो है ऑक्सीजन आसानी से छोड़ नहीं पाएगा और बच्चों थोड़ा वीक एसिड हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सर ऑप्शन नंबर 3 मेरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। यदि बच्चों मैं ऑर्डर लिखने का प्रयास करूं तो सबसे ज्यादा किसका? सर 3 का, फिर अपने पास आ जाएगा 4th वाला, और फिर आ जाएगा अपने पास कौन सा बच्चों? सर फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 2nd वाला। इस तरह से मैंने पूरा आप लोगों को ऑर्डर बता दिया है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सबसे वीकेस्ट एसिड की भांति व्यवहार करेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं किस तरह से कॉन्सेप्टों का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी थी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण प्यारे विद्यार्थियों एसिडिटी इसकी कम हो जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी। ये बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is a suitable test for the distinguish between CH3CHO and C6H5CH2CHO? कि निम्नलिखित में से कौन सा जो परीक्षण है वो बच्चों विभेद करता है किसके बीच? एसिटाल्डिहाइड के बीच और बच्चों बेंजोएल्डिहाइड के साथ एक कार्बन इसने ऐड कर रखा है। यदि मैं लिखने का प्रयास करूं, यहाँ पे ये है मेरे पास इस तरह का कंपाउंड, और यहां पर दे रखा इसने CH3 और CHO। इनको अपन लोगों को डिफरेंशिएट करना है, मैं कौन सा रिएजेंट काम में लूंगा, या मैं कौन सा रिएजेंट जो है प्यारे विद्यार्थियों काम में लूंगा ताकि मैं इनके बीच विभेद उत्पन्न कर सकूं। तो अपन को पता है कि बेनेडिक्ट परीक्षण जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो अपन कह सकते हैं कि कीटोन के मध्य एंड एल्डिहाइड के मध्य विभेद करता है। यहाँ पर तो दोनों बच्चों कीटोन है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए बेनेडिक्ट का तो मैं प्रयोग कर नहीं सकता। और साथ ही साथ मुझे पता है कि फेलिंग का यूज भी क्या रहता है? फेलिंग का यूज भी बच्चों कीटोन को वह प्यारे विद्यार्थियों एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने में काम आता है मेरे पास। ठीक उसी तरह टोलेंस रिएजेंट भी इस तरह से काम आते हैं। यदि आप लोगों को आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो भी आप लोग आसानी के साथ बता सकते हैं, क्योंकि अपन लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है। किसका बच्चों? सर मुझे पता है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अध्ययन मैंने अच्छे से किया है, और वहां पर मैंने समझा था कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाली मेरी कितनी भी शर्कराएं हैं वो सारी की सारी बेनेडिक्ट के साथ, टॉलेरेंस के साथ और फलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके उनको रिड्यूस कर देती है और खुद कोरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जो इनके साथ रिएक्शन नहीं करती हैं वो बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अब ठीक उसी तरह से अपन लोग यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मैं अपना चैप्टर नंबर एल्डिहाइड और कीटोन वाले में, तो वहां पर भी टॉलेरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का अध्ययन अपन लोग करते हैं कि एल्डिहाइड किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से और प्यारे विद्यार्थियों कीटोन से डिफरेंशिएट करने में इन रिएजेंटों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें कौन सा बच्चा? सर आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्रयोग जो है वो इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैं करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। कैसे बच्चों? इस तरह समझते कि मेरा एसिटाल्डिहाइड जो है बच्चों वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों? सर ये प्रोडक्ट बना देगा CH3 आयोडोफॉर्म, प्लस बना देगा बच्चों इसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट बना देगा। ये बच्चों जो है मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से अपन लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं ये। लेकिन यदि मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, तो ये बच्चों अपने पास जो दे रखा है इसने CH2 CHO की जो है रिएक्शन, ये यहाँ पर मेरे NaOH और I2 जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, इसका बच्चों किसी भी तरह के कोई भी रिएक्शन संभव नहीं है। एल्डिहाइड में बच्चों अपन को पता है कि एल्डिहाइड में केवल और केवल मेरे प्यारे विद्यार्थियों CH3 और CHO जो है वो ही बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, बाकी वाले कोई भी नहीं देते। आयोडोफॉर्म
टेस्ट देते हैं, बाकी वाला कोई भी बच्चों टेस्ट नहीं देता। चाहे वो आयोडीन एल्डिहाइड का मेरा कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, एल्डिहाइड का कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कोई ओनली एंड ओनली एसिटिल्डिहाइड देता है। और वो बच्चों ये रहा मेरे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस परीक्षण का प्रयोग मैं इस कंपाउंडों को डिफरेंशिएट करने के लिए करता हूं। ऑप्शन थर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अब अपने पास से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा, आयोडोफॉर्म का ही है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो अपन को पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अपने पास शर्त क्या रहती है सर, आर सी डबल बॉन्डो CH3, एक तो ऐसा कंपाउंड रहना चाहिए। दूसरा मेरे पास रहना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों आर सी डबल बॉन्डो सॉरी RCOH और CH3 ऐसा कंपाउंड रहना चाहिए। और तीसरा है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों एसिटिल्डिहाइड CH3CHO। और फोर्थ वन है यदि यहाँ पर कोई भी मेरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी X मेरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और इधर CH3 है, क्योंकि इसको हटा करके NaOH अभिक्रिया करेगा, NaOH अभिक्रिया करके यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल करके इसको बच्चों इस एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यदि लिखने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, एल्कोहल की मोइटी मेरी ऐसी होनी चाहिए, एल्कोहल की मोइटी मेरी ऐसी होनी चाहिए और कीटोनों की बच्चों मोइटी भी मेरे पास ऐसी होनी चाहिए, मतलब 2 एल्केनॉन होना चाहिए और बच्चों यहाँ पर भी मेरा 2 एल्कोहल होना चाहिए। इस तरह के बच्चों मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अन्यथा बाकी वाले बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। यदि मैं एल्कोहल की बात करूं तो अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा, 2 डिग्री दे देगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। अब कोरेस्पॉन्डिंग कंपाउंडों को चेक करते हैं कि किसकी नेचर बच्चों किस तरह से है। सबसे पहले पास है अपने पास एसीटोन, तो एसीटोन एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन प्यारे विद्यार्थियों रिएक्शन करेगा, आसानी के साथ रिएक्शन करके किस तरह का कंपाउंड बनाएगा बच्चों सर, NaOH और I2 के साथ अभिक्रिया करके बच्चों ये वाला कंपाउंड तोड़ दीजिए। जिस तरह से अपन लोगों ने जिस तरह से प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन में अपन लोगों ने क्या किया था सर, इस वाले कंपाउंड में ये वाला तोड़ दिया था और इसको कोरेस्पॉन्डिंग येलो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये बच्चों मेरा जो ये वाला कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगा एसिड के सोल्ट में। ठीक इसी तरह से ठीक बच्चों इसी तरह से इस कंपाउंड में भी बच्चों क्या होगा सर, इस कंपाउंड में भी मेरा इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वो वाला कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा और ये सर कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में और बन जाएगा मेरे पास सर ये सॉल्ट मेरा फॉर्म्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि वो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, अपन से पूछा ये कौन सा नहीं देगा। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर 2 की। अपने पास से प्यारे विद्यार्थी तो एथेनेल है, क्या है बच्चों यहाँ पे है सर मेरा एथेनेल है। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों हिंदी में आप लोगों के लिए, वो लिख दीजिए सर एथेनॉल। एथेनेल है। और इस एथेनेल को अपन लोग इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब एसिटेल्डिहाइड है, इसको क्या कहूंगा मैं एसिटेल्डिहाइड कहेंगे सर आप। तो ये एसिटेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा CH3 CHO जस्ट पिछले क्वेश्चन में सेम। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करना यहाँ से CHI3 प्लस आ जाएगा मेरे पास फॉर्मेट एसिड का सॉल्ट। ये बच्चों दो ऑप्शन तो मेरे एब्सोल्युटली करेक्ट है, दे रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब अपने पास प्रोपेन 1 ऑल और पेंटेन 2 ऑन है। सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल की बात करें तो अपने पास प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है और यहाँ पर है अपने पास बच्चों एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अपन को पता है कि एल्कोहल वो ही देते हैं जिनके पास इस तरह की मोइटी रहती है, कार्बन यहाँ पर OH और ये इस तरह से। एल्कोहल तो ऐसे होना चाहिए और अपने पास कीटोन कैसे होने चाहिए सर, कीटोन मेरे पास इस तरह से होने चाहिए थे। क्या यह ऐसे मोइटी है
सर ऐसी मोइटी तो सर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है मेरी। क्या ये है सर? ये सर बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चों इस तरह की मोइटी नहीं है तो ये मेरा इनके साथ रिएक्शन करके किसके साथ बच्चों? सर NaOH और I2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसी मेरी मोइटी अवेलेबल नहीं है। अब अगला क्या है अपने पास? अगला है अपने पास, अगला था अपने पास पेंटेन 2 ऑन है। तो पेंटेन 2 ऑन को मैं इस तरह से लिख दूं, 5 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरह से बच्चों ये मोइटी मेरी अवेलेबल है। तो अपन को ये मोइटी तो चाहिए, ये रही मोइटी। कीटोन में बच्चों ये मोइटी चाहिए अपने पास। क्या चाहिए सर? 2 एल्केनॉन चाहिए थी मेरे पास, 2 एल्केनॉन चाहिए थी। 2 एल्केनॉन यहाँ पे है क्या बच्चों? सर वहां पर 2 एल्केनॉन एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि यदि मैं नंबरिंग की बात करूं तो 1 और 2 है। और ये रिएक्शन करे किसके साथ बच्चों? I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा? यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा सर, ये बन जाएगा CHI3 प्लस आ जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na प्लस। इस तरह से बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, जिसमें NaOH और I2 होता है। और अपन को पता है कि अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे, लेकिन उनमें मोइटी कैसी होनी चाहिए सर? ये मोइटी होनी चाहिए अल्कोहलों में, और ये होनी चाहिए बच्चों कीटोनों में। और एल्डिहाइड में बच्चों तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना, वो है एसिटेल्डिहाइड। अब ये क्यों रहते हैं, क्यों नहीं देते हैं, इनकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा अपना कौन सा बच्चों? सर आंसर हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल जो है बच्चों ये अपना नहीं देगा, बाकी वाले सारे दे देंगे, ये भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न में से कौन सा यौगिक 60% KOH के साथ गर्म होने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण देगा? बेंजल्डिहाइड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनेल। अब ये पता है कि एक यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कोई मेरा एक सबस्ट्रेट है, और उस सबस्ट्रेट की मुझे अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? सर अभिक्रिया करवानी है 60% KOH के साथ अपन को रिएक्शन करवानी है। और रिएक्शन करवाने के बाद मेरे जो दो कंपाउंड बन रहे कौन कौन से बन रहे हैं सर? दो कंपाउंड बन रहे मेरे पास, एक तो बन रहा है एल्कोहल और दूसरा बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि RCOO नेगेटिव है और मेरा Na प्लस है। मतलब क्या है कि एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो KOH के साथ अभिक्रिया करने पर एक तो एल्कोहल दे रहा है और दूसरा ही कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। तो ऐसा सबस्ट्रेट क्या रहता है? सबसे पहले आपके माइंड में रिएक्शन आ जानी चाहिए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनता है और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होकर के क्या बनता है बच्चों? एल्कोहल बनता है। तो ऐसी बच्चों एक ही रिएक्शन है जिसमें इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रहती है, वो रिएक्शन है बच्चों केनी-जारो अभिक्रिया। क्या कहता हूं मैं? केनी-जारो रिएक्शन, जिसमें मेरा एक ऐसा एल्डिहाइड सबस्ट्रेट रहता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहने चाहिए। क्या कह रहा हूं बच्चों? ध्यान से सुनना, केनी-जारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। RUHS में तो नहीं आई थी, लेकिन बच्चों MP वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और ये सोचें कि केनी-जारो रिएक्शन और बच्चों अपने जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उसमें क्या भिन्नता है। तो केनी-जारो रिएक्शन वो सभी सबस्ट्रेट दर्शाएंगे जिनमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, या एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो तो दर्शाएंगे केनी-जारो अभिक्रिया, और वे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड में वो दर्शाएंगे मेरी एल्डोल कंडेंसेशन। अब सबसे पहले तो एल्डिहाइड चेक कीजिए कौन से में एल्डिहाइड है सर? एक तो एल्डिहाइड ये रहा मेरे पास और दूसरा सर एल्डिहाइड मेरे पास ये रहा। तो इन एल्डिहाइडों का बच्चों फॉर्मूला पहले आप लोग लिखिए, इस फॉर्मूले में क्या एल्डिहाइड में मेरा अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो बेंजीन एल्डिहाइड का अपने पास जो फॉर्मूला रहता है प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी बेंजीन रिंग और यहाँ पर स्टूडेंट CHO ग्रुप। सेकेंड है अपने पास ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल में बच्चों अपने पास 4 कार्बन है। इस 4 कार्बन के एल्डिहाइड में स्टूडेंट्स अपने पास जो है वो इस तरह की मोइटी मेरी अवेलेबल रहती है। तो अपन को पता है कि एल्डिहाइड के जस्ट बगल में जुड़ा हुआ, एल्डिहाइड के जस्ट बगल में जुड़ा हुआ कार्बन का जो मैं कहलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है अपने पास अल्फा कार्बन। ये अपने पास अल्फा कार्बन है और ये भी बच्चों अपने पास अल्फा कार्बन है। क्या इस अल्फा कार्बन में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है? तो सर यस, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसलिए जाएगा मेरा एल्डोल कंडेंसेशन में। किस में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सर ये मेरा जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। और जब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा
तो कैनिजारो में बच्चों इसकी जाने की कोई संभावना नहीं है। और जब यहाँ पर अल्फा कार्बन की बात की तो यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या अल्फा? सर बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। तो जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बच्चों मेरे कैनिजारो अभिक्रिया में जाएगा। ये बच्चों कहां जाएगा? सर कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। और ये वाला पर्टिकुलर सबस्टेट मेरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पूरी जाने की संभावना है। तो मैं क्या कहूंगा? सर बेंजीएल्डिहाइड रिएक्शन जो है इसकी सर कंसंट्रेट H2KOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद इस पर्टिकुलर सबस्टेट के दो सबस्टेट में लूंगा। एक का बच्चों ऑक्सीडेशन हो जाएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरे का रिडक्शन होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली रिएक्शन सबस्टेट बच्चों बेंजीएल्डिहाइड रहेगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे रहती है उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास यदि बेंजीएल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, इस बेंजीएल्डिहाइड के बच्चों दो मॉलिक्यूल लूंगा मैं, और ये रिएक्शन करेंगे मेरे कंसंट्रेट KOH के साथ। कंसंट्रेशन KOH है, पहले वाले सबस्ट्रेट का क्या होगा? सर रिडक्शन होकर के ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, और दूसरे वाले सबस्ट्रेट का बच्चों ऑक्सीडेशन होगा और कोरेस्पॉन्डिंग एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? कोरेस्पॉन्डिंग एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बच्चों अपने पास कौन सी रिएक्शन कहलाती है? सर ये रिएक्शन कहलाती है मेरी कैनिजारो अभिक्रिया। इस पूरी रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा बच्चों? सर ये रिएक्शन कहलाती है मेरी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन में बच्चों और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सिर्फ एक डिफरेंशिएट ये है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें मेरा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है वो तो दे देंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो दे देंगे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका अपना ऑप्शन सही कौन सा है बच्चों? सर इसका ऑप्शन एब्सोल्युटली ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड इज, कि हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक क्या होगा? अब सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजोइक एसिड का एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या, उसको समझते हैं। अपने पास है हाइड्रोजोइक एसिड, ये रहा हाइड्रोजोइक एसिड की। यदि मैं प्यारे विद्यार्थियों बात करूं तो अपने पास फॉर्मूला ये रह जाएगा दिस वन, ये रहता अपने पास बच्चों HN3। इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजोइक एसिड। अब हाइड्रोजोइक एसिड का कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं तो अपन लोगों ने एक्चुअल में पढ़ा क्या है अभी तक जितने भी एसिड बेस के कोरेस्पॉन्डिंग अपन लोगों ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अपन लोग क्या करते हैं उस एसिड का H+ निकालते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? संयुग्मी क्षार बनाते हैं, और उस संयुग्मी क्षार के नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, और फिर अपन लोग एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस तब बनाना जब उसने H+ त्यागा। H+ एसिड कोई भी त्यागता है फिर कॉन्जुगेट बेस बनता है। मैं आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास करूं तो बच्चों ये HA है, और इस HA ने प्यारे विद्यार्थियों A नेगेटिव और प्लस H+ जो है वो निकाल दिया। तो ये क्या बन गया मेरे पास? सर ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड है। ये बच्चों संयुग्मी अम्ल है, और इसका कोरेस्पॉन्डिंग प्यारे विद्यार्थियों जो ये बनता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार कहा जाता है। इसको क्या क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं अपन लोग संयुग्मी क्षार। तो एक H+ जब त्यागता है, जब नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, तो उसको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को बच्चों ये ध्यान में रखनी है कि कॉन्जुगेट एसिड में और बच्चों कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ और सिर्फ एक H+ का फर्क होना चाहिए। यदि एक H+ का फर्क है, बेस में एक H+ कम होगा और एसिड में एक H+ बच्चों ज्यादा होगा। इस तरह का यदि कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास दिखे सामने आगे कहीं भी, तो वो बच्चों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर माने जाते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये है बच्चों HN3। अब ये जैसे ही इसने एक H+ त्यागा प्यारे विद्यार्थियों, तो N3- में और प्लस बच्चों H+ की भांति व्यवहार करेगा। अब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है बच्चों? ये सर मेरा व्यवहार कर रहा है कॉन्जुगेट बेस की भांति। किसकी तरह? सर कॉन्जुगेट बेस की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये हो जाएगा अपने पास कॉन्जुगेट एसिड की तरह मेरा व्यवहार कर देगा। तो इस तरह से मेरा कॉम्बिनेशन बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो HN3 का कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? ये रहेगा सर मेरे पास N3-। ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है अपने पास,
कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट 1 फिनाइल प्रोपेन टू बेंजोइक एसिड, कि निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन सा अभिकर्मक है जिसका प्रयोग में 1 फिनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब सबसे पहले अपने पास सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? सर सबस्ट्रेट है मेरे पास 1 फिनाइल प्रोपेन, ये अपने पास फिनाइल, और यहां पर है बच्चों 3 कार्बन की मेरी चेन है, 1 2 और 3, 1 फिनाइल प्रोपेन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्यारे विद्यार्थियों बेंजोइक एसिड में। तो अपन को सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट पता है कि इस तरह की मोइटी का यदि मुझे ऑक्सीडेशन करना होता है तो मैं कौन सा सबस्ट्रेट प्रयोग में लेता हूं। तो अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान ये चीज अच्छे से सीखी है, ये चीज बच्चों अच्छे से सीखी है, यहां पर मेरा कोई भी बेंजोइक एसिड रहे और यहां पर इस बेंजीन की मोइटी पे कोई भी आर ग्रुप हो, ये मेरा CH3 रह सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा CH2 हो सकता है, और ये बच्चों यहां पर CH हो सकता है, या फिर मैं कहूं R एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन के पास मेरा एक हाइड्रोजन अवेलेबल रहना चाहिए, वो प्यारे विद्यार्थियों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसमें मेरा सब ये रिएजेंट क्या रहता है बच्चों? सर रिएजेंट जो आपका प्रयोग में आता है स्टूडेंट्स, वो रहता है अपने पास, वो रहता है अपने पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन कह सकते हैं यहां पर एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 का प्रयोग करते हुए बच्चों मैं कोरेस्पॉन्डिंग मोइटी को किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? सर बेंजोइक एसिड में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सर KMnO4OH का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट है कि इफ क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट गिव्स, यदि मैंने क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्या देगा? अब अपन को पता है क्लोरोफॉर्म एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है जो वायु में खुला छोड़ने पर एक ऑक्सीडाइज की भांति व्यवहार करते हुए फर्दर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हुए उस पॉइजनस कंपाउंड का निर्माण करता है। तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस मानी जाती है। अब क्लोरोफॉर्म के अपन को फॉर्मूला पता है कि CHCl3 इस वायु की उपस्थिति में प्यारे विद्यार्थियों सन की लाइट में रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देगी? COCl2 का निर्माण कर देगी, और साथ में बच्चों HCl का फॉर्मेशन कर देगी, और इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं फोस्जीन, और इसका दूसरा नाम क्या है अपने पास? सर और इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है। और ये बच्चों बहुत हानिकारक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, जहरीली गैस मानी जाती है। COCl2 या फोस्जीन कहलाते हैं। तो कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है अपने पास? सर इसका दूसरा नाम है फोस्जीन गैस, जिसको अपन कहते हैं स्टूडेंट COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों कि किसी दिए गए विटामिन एक्स को विटामिन या एपेटाइट विटामिन कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है। इसकी कमी से बेरी का कारण बनती है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसने बच्चों क्या दे रखा है? कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, या ये किसी भी विटामिन की एक प्रॉपर्टी दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है। विटामिन ए है, बी है, सी है या डी है। अब इसने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या दे रखी है? सबसे पहले उसने ये कहा है कि उसको बच्चों एपेटाइट विटामिन बी कहते हैं, और दूसरा उसने कहा क्या है कि विटामिन कि ये वाटर सोल्यूबल है। क्या है बच्चों? सर वाटर सोल्यूबल है एंड हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी व्हाट इज इट्स केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम क्या होगा? अब इसने सबसे पहले क्या कहा? इसका उपनाम होता है मेरा, कॉमन नेम क्या है इसका? सर इसका मेरे पास कॉमन नेम इसने बताया प्यारे विद्यार्थियों, वो बताया इसने अपने पास एपेटाइट। क्या बताया बच्चों? सर एपेटाइट इसका कॉमन नाम है। दूसरी इसने मेरे को जो हिंट दिया है बच्चों, वो इसने हिंट ये दिया है कि सर इसका वाटर सोल्यूबल है। ये क्या है बच्चों? सर वाटर में मेरा
सोल्यूबल है। अब वाटर में सोल्यूबल कौन कौन से रहेंगे उनकी डिस्कशन करते हैं। और इसने क्या कहा है, इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग कौन सा होगा, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बच्चों बेरी बेरी रोग। इसकी कमी से जो रोग होता है बच्चों वो बेरी बेरी रोग होता है। तो कौन सा होगा सर, विटामिन ए नहीं होकर के बच्चों कौन सा होगा सर, विटामिन बी1 जो है, इस विटामिन बी की कमी से मेरा बेरी बेरी रोग माना जाता है। और अपन को पता है कि वाटर में सोल्यूबल कौन कौन से, अब सबसे पहले अपन को पता होगा फैट में सोल्यूबल कौन कौन से बच्चों, सर फैट में सोल्यूबल है वो रहते हैं मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों, वो रहते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये वाले विटामिन तो बच्चों फैट में सोल्यूबल है, और बाकी वाले बच्चों जितने भी विटामिन रहेंगे वो रह जाएंगे मेरे वाटर में सोल्यूबल। तो ए, डी और ई और के तो हो ही नहीं सकते थे, बाकी बच्चा कौन सा सर, विटामिन बी जो है उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और बच्चों इसका इसने पूछा है इसका केमिकल नेम क्या रहेगा, इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा बच्चों, तो इसका रासायनिक नाम रह जाएगा मेरे पास थायमीन रह जाएगा। ऑप्शन बच्चों इसका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए प्यारे विद्यार्थियों एक पूरी टेबल यहां पर डिस्कशन की है जिसमें ये कॉमन नेम बताए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर, कौन कौन से उसका अच्छे से डिस्कशन करते हैं अपन लोग। सबसे पहले यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो अपने पास है सबसे पहले यूजुअली ग्रुप्ड है A1 B1 B2 B3 और B5। सबसे पहले ए की बात करो तो उसका कॉमन नेम है बच्चों रेटिनॉल है। क्या है बच्चों सर, रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन A1 को क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन कहते हैं। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं बच्चों, सर विटामिन बी1 को थायामीन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों सर, थायमीन कहा जाता है। और ये किस में सोल्यूबल है, ये सर वाटर में सोल्यूबल है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि विटामिन बी जो है बच्चों वो मेरा वाटर में सोल्यूबल रहता है। इधर भी बच्चों ये वाटर में सोल्यूबल है, सारे के सारे बी वाले बच्चों वाटर में सोल्यूबल है, इधर भी वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन विटामिन ए जो है बच्चों वो मेरा फैट में सोल्यूबल रहता है। उसी तरह से बच्चों विटामिन बी2 क्या कहते हैं सर, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बच्चों बी3 को, बी5 को, बी6 को, बी6 को बच्चों पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बी12 क्या कहता है, मिथाइल कोलबामिन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं स्टूडेंट सर, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और अपने पास इस तरह से बहुत अच्छे से अपन को पूरा डिटेल में बता रखा है। अब आप लोगों को ये समझना है कौन से ऑप्शन में इसने कोरेस्पॉन्डिंग का है। तो साइनोकोलबामिन क्या है सर, साइनोकोलबामिन बच्चों अपने पास आ जाएगा विटामिन बी12 है, विटामिन बी12 है। और अपने पास पायरोडॉक्सिन क्या है, विटामिन बी6 है। और राइबोफ्लेविन कौन सा था बच्चों, राइबोफ्लेविन था अपने पास स्टूडेंट्स, ये था विटामिन बी2। क्या था बच्चों सर, बी2 था। ये है बच्चों अपने पास विटामिन बी2। ये मैंने आप लोगों के सामने पूरा का पूरा बच्चों लिख दिया है। और ये आ जाएगा बच्चों विटामिन बी1। तो पूरा बच्चों इसने बी वाला सारा का सारा पूछ लिया है कि बी1 को कहते हैं थायामीन, विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 को कहते हैं पायरेडॉक्सिन। इस तरह से अपन को पता होना चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो ये रहा कि द विटामिन विच हैज ए मेटल एटम इन इट्स, जिस विटामिन में बच्चों धातु परमाणु या मेटल एटम उपस्थित रहता है वो मेरा कौन सा रहेगा। तो अपन को पता है प्यारे विद्यार्थियों की जो अपना विटामिन बी12 रहता है ना बच्चों, विटामिन बी12 है, इस विटामिन बी12 में मेरा एक मेटल उपस्थित रहता है, उस मेटल को कहते हैं कोबाल्ट। कौन सा बच्चों सर, कोबाल्ट जो है इस विटामिन बी12 में उपस्थित रहता है। और इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी मेरी कोबाल्ट+3 रहती है। तो किस में है बच्चों सर, विटामिन बी12 में। इसकी कमी से कौन सा रोग रहता है सर, इसकी कमी से अपन को ये रोग रहता है, वो आप लोगों को बताना है इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट विटामिन नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ, कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अम्ल है जो स्वस्थ विकास के लिए एक आवश्यक विटामिन भी है। अब अपन को पता है कि बहुत सारे इसने एसिड दे रखे हैं, एसिड में से ग्लूटामिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है और बच्चों स्टेरिक एसिड है। इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है
जो अपने स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ बच्चों विटामिन में भी अवेलेबल रहता है। तो अपन लोगों ने जेएसपी से डिस्कशन किया था कि एस्कॉर्बिक एसिड जो रहता है प्यारे विद्यार्थियों, वो अपना विटामिन सी में रहता है। किस में रहता है बच्चों? विटामिन सी में उपस्थित रहने वाला एसिड रहता है, जो बच्चों अपनों को नींबू, संतरा या फिर मैं कहूँ नारंगी खाने से मिलता है विटामिन सी। इस तरह से बच्चों ये एस्कॉर्बिक एसिड भी मेरा बहुत इंसेंशियल होता है। मैं आप लोगों को बताऊं यदि, तो अपन लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था, ये रहा बच्चा विटामिन सी और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेरा एस्कॉर्बिक एसिड है। ये रहा बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर में सोल्यूबल है विटामिन सी। इस तरह से इसका ऑप्शन बच्चों 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इज, कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर मेरा प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा? तो अपन को पता है कि ग्लूकोज जब ग्लूकोज जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रहती है, ये CH2OH और यहाँ पर है बच्चों CHO। ये मुझे पता है रिएक्शन करवाता हूं मैं, यदि यहाँ पर यदि बच्चों रिएक्शन करवा दी जाए स्टूडेंट्स, किसके साथ? Br2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, तो इसका बच्चों ऑक्सीडेशन होकर के कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CH2OH, यहाँ पर OH, इधर भी OH बच्चों, इधर भी OH है, और ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और इसको कहते हैं बच्चों क्या? सर ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सर ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। और यदि बच्चों इसका भी फर्दर यदि मैं HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दूं स्टूडेंट्स, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकेरिक एसिड में। किसमें बच्चों? ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मुझे ऑक्सीडेशन करवाना किसके साथ बच्चों? इसका करवाना सर मुझे कंसंट्रेट HNO3 के साथ। किसके साथ प्यारे विद्यार्थियों? सर कंसंट्रेट HNO3 के साथ यदि ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो सर ग्लूकेरिक एसिड, या इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सेकेरिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? सर सेकेरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन को पता रहना है। और सॉर्बिटोल कैसे बनेगा? इस सॉर्बिटोल के बच्चों यदि ग्लूकोज की रिएक्शन में किसके साथ करा दूं? सर H2 की रिएक्शन बच्चों PD या निकल की उपस्थिति में करवा दी जाए, तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा मेरा सॉर्बिटोल। ये मैनिटोल कैसे बनेगा? मेनोज की रिएक्शन, क्या कह रहा हूं बच्चों में, मेनोज की अभिक्रिया यदि प्यारे विद्यार्थियों निकल और H2 की उपस्थिति में करवा दी जाए, तो यहाँ पर इसका बच्चों रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर अपचयन होकर के इस मैनिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोनिक एसिड क्या रहता है? यहाँ पर केवल और केवल एक ही OH ग्रुप अवेलेबल है, तो उसको कहता है ग्लूकोनिक एसिड। यदि ग्लूकेरिक एसिड या सेकेरिक एसिड क्या रहता है? तो सेकेरिक एसिड प्यारे विद्यार्थियों इधर भी OH ग्रुप है, COH ग्रुप इधर भी बच्चों यदि COH ग्रुप अवेलेबल है, तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेरिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? सर ग्लूकेरिक अम्ल या सेकेरिक अम्ल कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ग्लूकोनिक एसिड। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अपने पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेकेराइड, कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी है जो डाइसेकेराइड की भांति व्यवहार नहीं करेगा? तो अपन को पता है कि दूध शर्करा या लैक्टोज जो होती है वो मेरी डाइसेकेराइड रहती है, और किसके मिलकर बनी होती है? सर वो मिलकर बनी रहती है मेरे पास ग्लूकोज और सर गैलेक्टोज। और वो सेकेराइड जो दो मोनोसेकेराइड यूनिटों के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों डाइसेकेराइड। तो लैक्टोज में अपने पास कौन सी डाइसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी है? सर एक मेरे पास ग्लूकोज है, दूसरा सर है मेरे पास गैलेक्टोज। यदि मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में मेरे पास बच्चों एक रहता है, कौन सा? ग्लूकोज, और सर दूसरा मेरे पास मोनोसेकेराइड रहता है यहाँ पर फ्रक्टोज। ये मिलकर के मेरा बच्चों किसका निर्माण करता है? सर ये मिलकर के मेरा सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। और इस माल्टोज में क्या अपने पास? सर माल्टोज में एक तो रहती है मेरे पास ग्लूकोज, और दूसरा है मेरे पास भी ग्लूकोज। दो ग्लूकोज की मोइटी तो है सर माल्टोज में, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज है लैक्टोज में, और एक बच्चों ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है मेरा सुक्रोज में। ये कहलाती मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों डाइसेकेराइड के फेमस एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है बच्चों? सर ये एग्जाम्पल है अपने पास डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेक्सट्रोज है बच्चों वो अपने पास डाइसेकेराइड नहीं होगी। ये बच्चों ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए यील्ड्स, कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन करने पर मेरा क्या उत्पन्न होगा। तो अपन को पता है, अपन को क्या चीज पता है सर, मेरा जो डीएनए रहता है प्यारे विद्यार्थियों, वो सल मिलके बना रहता है मेरे पास पॉलीमर ऑफ किसका बच्चों, सर ये रहता है मेरे पास पॉलीमर ऑफ, इसमें सर अपने पास डीएनए में एक्चुअल में रहता है क्या क्या है वो अपन लोग समझते हैं। एक रहता है इसमें बच्चों अपने पास शुगर, एक रहता है अपने पास इसमें प्यारे विद्यार्थियों फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरा रहता है प्यारे विद्यार्थी इसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और ये पॉलीमर किसके रहते हैं मेरे, सर ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसके बच्चों, सर न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। किसके पॉलीमर है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड में अपने पास क्या क्या रहता है, सर न्यूक्लियोटाइड में मेरे पास रहता है, एक तो सर रहता है मेरे पास न्यूक्लियोसाइड, एक सर मेरे पास न्यूक्लियोसाइड है, दूसरा है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों फॉस्फोरिक अम्ल। क्या है बच्चों, सर फॉस्फोरिक अम्ल है। और इस जब न्यूक्लियोसाइड का फर्दर जल अपघटन करवा दिया जाए, इसका बच्चों जल अपघटन में करवा दूं यदि फर्दर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, एक तो होगी सर इसमें शुगर, क्या है बच्चों इसमें शुगर कौन सी है सर, इसमें सर शुगर है मेरे पास डीऑक्सी राइबोज है। क्या है बच्चों, सर डीऑक्सी राइबोज है, क्योंकि इसने डीएनए स्पेसिफिक बोला है कि ये डीएनए, एक तो डीऑक्सी राइबोज इसमें शुगर हो जाएगी, और इसमें क्या रहेगा मेरा नाइट्रोजनस बेस रहेगा। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से है सर इसमें, सर सबसे पहले इसमें एक तो प्यूरिन है, एक सर पिरामिड है। पिरामिड में मेरे कौन कौन से रहेंगे, सर पिरामिड में एक तो इसमें आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइटोसिन, क्या है बच्चों, सर साइटोसिन है, और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों थाइमीन है। एक साइटोसिन है, दूसरा थाइमीन है, और सर यहाँ पर मेरे पास एक और प्यूरिन रहेंगे। प्यूरिन बच्चों दो है अपने पास, कौन कौन से सर, ग्वानिन और सर मेरे पास एडेनिन। तो ये चारों बेस मिलकर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें शर्करा क्या है सर 2-डीऑक्सी राइबोज मेरी शुगर जो है इसमें अवेलेबल है, और एक है मेरे पास फास्फोरिक अम्ल। तो ये फास्फोरिक अम्ल देगा हाइड्रोलाइसिस करने पर, दूसरा दे देगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और तीसरा दे देगा बच्चों मेरे पास नाइट्रोजिनेज बेस। क्या दे देगा बच्चों, सर नाइट्रोजिनेज बेस दे देगा। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज है, बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज है, और सबसे पहले इसने दिया यहाँ पर बीटा डी राइबोज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये किस में अवेलेबल रहती है मेरी, ये सर अवेलेबल रहती है आरएनए में। तो ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन बच्चों मेरा फोर्थ नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 1 और 2 को देखा जाए तो वहां पर बच्चों बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज, और ऑप्शन 2 में भी बच्चों बीटा D2 राइबोज। तो यहाँ पर अपने पास ये राइबोज शर्करा है, फास्फोरिक एसिड भी है, इधर भी फास्फोरिक एसिड, यहाँ तक तो बच्चों बिल्कुल सही चल रहा है कि ये बीटा 2D राइबोज है। यहाँ पर भी बच्चों मेरे पास फास्फोरिक एसिड अच्छे से इसने दे रखा है। लेकिन यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वहां पर एक तो मैं यूरेसिल है, और दूसरे में बच्चों मेरे पास है एडेनिन। तो यूरेसिल बच्चों मेरे पास नहीं रहता है, यूरेसिल किस में रहता है, आरएनए में रहता है बच्चों, डीएनए में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टू बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फोरिक एसिड एंड एडेनिन जो है बच्चों इस डीएनए के हाइड्रोलाइसिस में मेरा उत्पन्न होने वाला है, और मैं पूरा आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो आज इस क्लास में अपन लोगों ने अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पोर्शन था, पार्ट थर्ड, उसको अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब बच्चों अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल पोर्शन बच रखा है, जिसमें अपन लोग 2022 के एमपी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे, और ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का शानदार डिस्कशन करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह समझेंगे कि एज ए थ्योरी क्लास रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों का अपन कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को अच्छे से देखें, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और ये इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें कि मेरी थ्योरी भी मैं अच्छे से रिवाइज कर सकूं। तो बच्चों आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।